अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुन्ना की दुनिया में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको मिलती रहे हर न्यू अपडेट्स। जज़ाकल्लाह। पेशे खिदमत है कहानी हुसैनाबाद। किसी ज़माने की बात है, किसी जगह एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम हुसैनाबाद था। वो बेहद खूबसूरत थी। हुस्न और आनाई में ना चांद उसकी बराबरी कर सकता था ना सूरज। चांद उसके चेहरे से मात खाता था तो सूरज उसकी आंखों से। बहुत से मुल्कों से लड़की के लिए शादी के पैगाम आए, लेकिन बादशाह सबको साफ जवाब देता था। हुसैनाबाद की माँ एक गरीब आदमी की बेटी थी और बादशाह अपनी बीवी को हर वक्त ये कहकर ताने देता रहता था कि तुम एक बादशाह की बीवी होने के नाते अच्छा खाती पीती हो और अच्छा पहनती हो। किसी गरीब की बीवी बनी होती तो रोटी के बदले मट्टी चबाया करती। हुसैनाबाद की माँ बेचारी बादशाह के ताने सुनकर बहुत रोती थी। ऐसे मौक़ों पर लड़की अपनी माँ से कहती, अम्मी जान, आप हरगिज़ किसी अमीर आदमी से मेरी शादी ना कीजिएगा। मेरी शादी किसी गरीब ही से कर दीजिएगा। किस्मत ने साथ दिया तो मैं खुद अपने शोहर को बादशाह बना दूंगी। मैं उसको अपने बाप की जगह तख्त पर बिठा दूंगी और उसमें सभी गरीबों का भला होगा। एक दिन बादशाह अपने तख्त पर बैठा हुआ था कि दफ्तन एक कौवा कहीं से उड़कर आया और खिड़की के सामने के दरख्त पर बैठकर जोर जोर से काँव काँव करने लगा। बादशाह ने फौरन अपने 400 सलाहकार को जमा किया और उनसे पूछा, ये कौवा क्या कहता है? सलाहकार बड़ी देर तक सोचते रहे और फिर उन्होंने बादशाह से कहा, बादशाह आलम, इसकी बोली हमारी समझ में नहीं आती। ये ठहरा एक कौवा और हम इंसान, शायद उसको कुछ तफरीह करने की सूझी है, बस इसीलिए काँव काँव कर रहा है। जल्लाद, बादशाह ने आग बगोला होकर आवाज़ दी। उसी वक्त 14 जल्लाद स्याह गधों की तरह आ मौजूद हुए और एक आवाज़ में कह उठे, किसकी मौत आई है? हम पलक झपकते में उसका सर बदन से जुदा कर देंगे। इन सबको ले जाकर गर्दनें काट दो, बादशाह ने हुक्म दिया। इतने में हुसैनाबाद दौड़कर बादशाह के पास आई और उसने कहा, अब्बा जान, अगर मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं तो क्या आप इनको छोड़ देंगे? हाँ, अगर तुमने जवाब दे दिया तो मैं इनको छोड़ दूंगा, बादशाह ने जवाब दिया। तो सुनिए, हुसैनाबाद ने कहा, यह कौवा कहता है कि जो शोहर को आसमान पर उठा दे वो बीवी है और जो उसको मट्टी में मिला दे वो भी बीवी है। ये सुनकर बादशाह को इतना गुस्सा आया कि उसके सर का एक एक बाल सुई की तरह खड़ा हो गया और उसने गरजते हुए अपनी बेटी से कहा, नालायक लड़की, बेशर्म कहीं की, क्या तेरा मतलब है कि मेरा सारा सुख चैन तेरी माँ की बदौलत है जो एक कंगाल की बेटी है? क्या बकवास करती है? मैं तुझको जिंदान में डलवा दूंगा ताकि सब लड़कियां इससे सबक सीखें। अपने बाप के आगे अपना मुंह ना खोला करें। बादशाह ने हुसैनाबाद को जिंदान में डाल दिया और अपने सलाहकारों को छोड़ दिया। इसके बाद वो 1 महीने तक मुंह काला किए उदास उदास ख्यालों में गर्क अंदर बैठा रहा। एक दिन उसके बड़े वजीर ने उसको समझाया, जहां पना, आप यूं अंदर ही अंदर ना बैठे रहें, ज़रा अपना दिल बहलाने की कोशिश करें। आएं, कहीं शिकार खेलने चलें। वज़ीर के मशवरे पर बादशाह अपने तमाम 400 सलाहकारों को और 40 वज़ीरों को साथ लेकर शिकार खेलने निकल गया। शिकारी 7 दिन तक शिकारी की तलाश में घूमते फिरे, लेकिन कुछ उनके हाथ न आया। बादशाह को बहुत दुख हुआ। वो लोग चले जा रहे थे कि कुछ दूरी पर एक दरबार दिखाई दिया। वो चलते हुए उसके किनारे पर आए तो देखा कि एक सफ़ेद रेश बूढ़ा किनारे पर बैठा है। वो पानी से छोटे छोटे पत्थर निकालता है और उन पर कुछ लिखकर फिर पानी में डाल देता है। बादशाह ने उसे पूछा, ऐ बूढ़े, तुम कौन हो और यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? बूढ़ा, मैं एक गरीब आदमी हूँ, भला मैं बादशाह से कैसे बोलूँ? बादशाह, मेरे सवाल का जवाब दो वरना अभी तलवार से तुम्हारे 2 टुकड़े कर दूंगा। बूढ़ा,
میں लोगों की किस्मतें बता रहा हूँ। बादशाह, अच्छा तो ये बताओ कि मेरी सरकश बेटी की किस्मत कैसी है। बूढ़े ने पानी में हाथ डालकर मट्टी भरकर कंकड़ निकाले और उनको देखते हुए कहा, एक मुल्क में जिसका नाम शहर जरजान है, एक बहादुर नौजवान रहता है। वो एक गरीब चरवाहे का बेटा है। उसी गरीब नौजवान के साथ तुम्हारी बेटी की शादी होगी। बादशाह ने, जिसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था, पूछा, उस मुल्क तक कितने दिन का रास्ता है। किसी अच्छे घोड़े पर सफ़र किया जाए तो 18 महीने लगेंगे, बूढ़े ने जवाब दिया। घर लौटने पर बादशाह 3 दिन बराबर सोचता रहा कि क्या किया जाए ताकि मेरी बेटी उस अदना चरवाहे को ना मिले। उसको भूखों मार डालूं या उसके टुकड़े टुकड़े कर डालूं। बूढ़े वजीर को बादशाह के इन स्याह मंसूबों को पता चल गया। उसको लड़की पर रहम आ गया। चनाचे रात को वो उसको जिंदान से निकाल कर अपने घर ले आया। अगले दिन उसने एक बढ़ई को बुलाया और उसको बहुत से पैसे देकर उससे कहा, एक ऐसा संदूक बना दो जिसके अंदर किसी तरह पानी ना जा सके। संदूक बनकर तैयार हो गया तो वजीर ने हुसनाबाद से कहा, बेटी आओ, इस संदूक में लेट जाओ। मैं 40 दिनों की खुराक रख कर संदूक को दरिया में डाल दूंगा। तुम्हारी किस्मत में जीना लिखा है तो बहरहाल जियोगी। बादशाह की तलवार या जिंदान में पड़े पड़े मर जाने से कहीं अच्छा है कि तुम कहीं भेड़ बकरियां चराया करो। लड़की संदूक में बैठ गई। वजीर ने संदूक बंद करके आधी रात के वक्त उसको दरिया में डाल दिया। संदूक दरिया में 3 महीनों तक बहता रहा। लड़की ने एक दिन की खुराक 4-4 दिन खाकर अपने आप को किसी तरह जलाए रखा। एक मुल्क में कारा शाह नाम का एक बादशाह था। वही एक बूढ़ा आदमी भी रहता था जिसके बहुत सारे पोते थे, लेकिन घर में खाने को कुछ भी नहीं था। वो पहाड़ी जंगल से बादशाह के लिए लकड़ियां इकट्ठा करके लाया करता था। वो एक दिन अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखे और रस्सी कमर के गिर्द लेटे लकड़ियां जमा कर रहा था। शहर से बाहर निकल आया। उसने लकड़ियों का एक गट्ठा जमा कर लिया और वापस जाने ही वाला था कि उसे शदीद प्यास महसूस हुई। पास ही एक दरिया बहता था। वो लकड़ियों का गट्ठा वहीं छोड़कर पानी पीने के लिए दरिया पर आया। क्या देखता है कि दरिया में किनारे किनारे एक संदूक बहता चला रहा है। वो फौरन अपने कपड़े उतार कर पानी में उतरा और संदूक को खींचता हुआ किनारे पर ले आया। उसने चारों तरफ से खूब देखा भाला, लेकिन उसकी समझ में ना आया कि इसको किस तरह खोला जाए। तब उसने अपनी कुल्हाड़ी से संदूक के ढकने में एक सुराख बनाया और अंदर झांका तो वहां एक निहायत हसीन लड़की लेटी हुई नजर आई। बूढ़ा दंग रह गया। उसने सोचा कि ये शायद किसी सौदागर की बेटी होगी। बाप के साथ सफर पर निकली होगी। जहाज डूब गया होगा और संदूक पानी के ऊपर रह गया होगा। ए लड़की, तुम जिंदा हो कि मुर्दा? बूढ़े ने लड़की को आवाज दी। मैं जिंदा हूँ, हुसनाबाद ने कहा और उठकर बैठ गई। बूढ़ा सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। अगर संदूक को छोड़कर लकड़ियां महल में ले जाऊंगा, मुझे तो इनके इव्ज बादशाह से पैसे तिनके से ज्यादा नहीं मिलेंगे, और लकड़ियों को छोड़ दूं और संदूक को उठाकर महल में ले जाऊं तो इसका कुछ भी नहीं मिलेगा। बेहतर ये है कि संदूक को बाजार ले जाकर बेच दूं। आखिर किसी को क्या पता चलेगा कि इसके अंदर क्या है। ये तय करके बूढ़ा संदूक को लेकर बाजार पहुंचा। वो अभी बाजार में दाखिल हुआ था कि कारा शाह उधर आ निकला और उसी को देख लिया। लकड़ियां कहाँ हैं? उसने कड़क कर बूढ़े से पूछा। मेरी लकड़ियों की फिक्र ना करके तुम किसी के यहाँ चोरी करने गए थे और संदूक उठा लाए हो। ये कहते हुए उसने अपनी तलवार खींच ली और उससे बूढ़े के 2 टुकड़े कर डाले। फिर उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि संदूक को उठाकर महल ले चलो। महल में संदूक को खोला गया तो हुसनाबाद का हुस्न देखकर बादशाह उस पर लटू हो गया और उसी वक्त लड़की से कहा कि मुझसे शादी कर लो। हुसनाबाद रो पड़ी। उसने अपने आप से कहा, मैं तो किसी गरीब से शादी करने का अहद कर चुकी हूँ, अब क्या करूँ? फिर उसने बादशाह से कहा, आप मुझे 40 दिनों की मोहलत दीजिए। मैं बराबर 3 महीने तक संदूक के अंदर पड़ी रही हूँ। तंग आ गई हूँ, थक गई हूँ। अब ज़रा आराम कर लूँ, लड़कियों के साथ खेल लूँ,
तफरीह कर लूँ। तुमने अभी से मुझसे शादी ना की तो मैं तुमको मार डालूँगा। कारा शाह ने दांत पीस कर कहा। तो फिर कम से कम 3 दिनों की छुट्टी दीजिए, लड़की ने गिड़गिड़ा कर कहा। तुम्हारे आराम और तफरीह के लिए एक ही दिन काफ़ी है, कारा शाह ने सख्ती से कहा, और हुसैनाबाद को छोड़ दिया। 40 लड़कियों को इसके साथ कर दिया और उनको ताकीद कर दी कि वो इस पर बराबर निगाह रखें। एक लम्हे के लिए भी इसको आंखों से ओझल न होने दें। हुसैनाबाद 40 लड़कियों से घिरी हुई बादशाह के बाग में आई। बाग के उस तरफ दरिया बहता था। हुसैनाबाद ने लड़कियों से कहा कि चलो चलकर दरिया में नहाएं। वो सब दरिया के किनारे आईं। हुसैनाबाद जूं ही पानी में उतरी, एक हिब्बतनाक मछली जाने कहाँ से आ निकली और लड़की को निगलकर फिर पानी में गायब हो गई। लड़कियां दौड़ी हुई महल में आईं और बादशाह को इस हादसे की इत्तला कर दी। ये खबर सुनते ही कारा शाह कराह उठा। उसने अपना ताज, सोने की पेटी, शाही लिबास सब उतार कर फर्श पर फेंक दिया और महल छोड़ के शहर से निकलकर बियाबानों की तरफ चला गया। अब आइए शहर जरजान का हाल सुनिए। एक दिन दरिया के किनारे पर एक नौजवान चरवाहा भेड़ बकरियां चरा रहा था। कुछ माहीगीर दरिया से जाल डालकर मछलियों का शिकार कर रहे थे। चरवाहे ने माहीगीरों को अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा, मेरे बाप और मैं दोनों भूखे हैं। शहर जाकर रोटी लाने की कोई सूरत नहीं है। बाप बीमार हैं और मैं यहाँ भेड़ बकरियों को चराने में मसरूफ़ हूँ। मैं उनको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। तुम लोग मुझे कोई मछली दे देना, मैं इसलिए ले जाकर अपने बाप को खिला दूंगा। अच्छी बात है, माहीगीरों ने कहा। आपके जो कुछ जाल में आएगा वो तुम्हारा है। ये कहकर उन्होंने अपना जाल खींचा तो क्या देखते हैं कि इसमें एक बहुत ही बड़ी मछली फंसी है। उन्होंने वो मछली चरवाहे को दे दी। चरवाहे ने इसको उठाना चाहा तो उठा न सका, इतनी वजनी थी वो मछली। नौजवान 5 बैलों की मदद से खींचता हुआ उसको अपने घर लाया। मछली को अपने बाप के पास छोड़कर वो खुद फिर अपनी भेड़ बकरियों के पास लौट गया। बूढ़ा मछली को पाकर बहुत खुश हुआ। उसने छुरी से इसका पेट चीरा तो क्या देखता है कि वहाँ एक लड़की पड़ी हुई है। बूढ़े ने लड़की के मुंह में पानी के कतरे टपकाए। लड़की को होश आ गया और उसने आंखें खोल दी। वो उठ खड़ी हुई और बूढ़े को झुककर सलाम किया। फिर उसने कहा, बाबा मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए। बूढ़े ने मछली का एक टुकड़ा काटा और उसे तल कर लड़की को दिया। उसने मछली खा ली और फिर बूढ़े से पूछा, बाबा आप क्या काम करते हैं? मैं चरवाहा था, बूढ़े ने बताया। अब बूढ़ा हो गया हूँ, अब ये काम मेरी जगह मेरा बेटा करता है। ये सुनकर लड़की बेहद खुश हुई और जोश से कह उठी, मेरी मुराद पूरी हो गई। हा हा हा, अगर आप कहें तो मैं आपके बेटे से शादी कर लूँ। मेरी माँ भी एक गरीब घराने की बेटी थी। शादी के लिए हमारे पास रुपए कहाँ? बूढ़े ने कहा। कोई बात नहीं, लड़की ने जवाब दिया। जब मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ तो लोगों को दावत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बूढ़े ने इस दिन हुसैनाबाद के साथ अपने बेटे का निकाह पढ़वा दिया। निकाह के अगले दिन सुबह हुसैनाबाद ने अपने सर के बाल एक रुमाल तले छुपा लिए और आस्तीनें चढ़ाकर घर के कामकाज में लेट जुट गई। वो देगची के पास आई तो देखा कि देगची पर मैल की इतनी मोटी तह जम गई है कि उसके दिनों के कुंडे एक दूसरे से मिलते मिलते रह गए। बाकी बर्तनों का भी यही हाल था। हुसैनाबाद ने खुर्च और मांझ कर उन सबको चमका दिया। फिर उसने घर के आंगन में झाड़ू देकर उसे साफ सुथरा कर दिया। सब मैले कपड़े धो डाले। ये सब देखकर बूढ़े का दिन की तरह रोशन हो गया। वो उठकर अपनी बहू के पास आया और बड़ी मोहब्बत से उससे कहा, जुग जुग जियो मेरी बेटी, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझसे घर गृहस्थी का कोई काम नहीं हो पाता और मेरा बेटा पू फूटते ही चला जाता है और अंधेरा होते घर लौटता है। लेकिन हम कितने खुशकिस्मत हैं कि तुम हमको मिल गई। ये देख कर के तुम इतनी मेहनत करती हो, मेरा भी जी चाहता है कि तुम्हारी कुछ मदद करूं। मुझे भी कोई काम बताओ। हुसैनाबाद ने अपने एक कान का बाला उतारा और उसको बूढ़े के हाथ में देते हुए कहा,
आप इसको बाजार ले जाइए, कोई इसका दाम पूछे तो कह दीजिए कि खुद ईमानदारी से कुछ दे दो, वो जितना दे उतने ही में उसको बेच दीजिए। बूढ़ा बाली को लेकर बाजार पहुंचा। ऐन उस वक्त बड़े बड़े सौदागर माल खरीदने बाजार आए हुए थे। एक सौदागर ने देखा कि एक बूढ़ा एक निहायत खूबसूरत बाली को लिए हाथ में खड़ा है। उसने बूढ़े के पास आकर पूछा, बाबा इसके क्या दाम हैं? आप खुद ईमानदारी से कुछ दे दीजिए। बूढ़े ने जवाब दिया। सौदागर ने एक हाथ लंबी संदूकची सोने से भरकर बूढ़े को देते हुए पूछा, ये काफ़ी है या कुछ और दूं? मैंने तो कह दिया है कि खुद ईमानदारी से कुछ दे दीजिए। बूढ़े ने जवाब दिया। सौदागर ने एक थैली भर सोना और दिया और उसे सारी दौलत को लाद कर घर ले जाने के लिए अपने गधे को भी दे दिया। बूढ़े ने दिल में सोचा, ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। अच्छा, मैं भी इसको सबक सिखाए देता हूँ। इसका सारा सोना गधे पर लाद कर ले चलता हूँ, फिर ये मेरे पीछे पीछे भागता फिरे। ये सोचकर उसने सारा सोना गधे पर लादा और चल दिया। उधर सौदागर सोच रहा था कि काश ऐसा ही एक और बाली मिल जाए तो मैं ये जोड़ा अपने बादशाह को देकर 7 अकलीम का खिराज और बात जमा करने का ठेका ले लूं। बूढ़े ने सारा सोना घर लाकर अपनी बहू के हवाले कर दिया। अगले दिन हुसनाबाद ने अपने दूसरे कान की बाली भी उतार कर अपने ससुर को दिया और उसको भी बेच आइए। बूढ़े ने बाली को लेकर फिर बाजार पहुंचा। फिर उसी सौदागर ने उसके पास आकर पूछा, बाबा इसके क्या दाम हैं? मैं इसको तुम्हारे हाथ नहीं बेचूंगा। बूढ़े ने कहा, पिछली दफ़ा तुमने मेरा खूब मजाक उड़ाया। अच्छा, तो फिर आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, सौदागर ने कहा। वो बूढ़े को अपने घर ले आया। उसने सोने से भरी 2 संदूकचियाँ बूढ़े को दे दी। यही नहीं, उसने बूढ़े को एक कीमती चोगा भी पहनाया और गधे भी दे दिए। फिर उसने पूछा, बाबा आपका घर कहाँ है? बूढ़े ने सोचा कि अगर मैं अपना घर बता दूंगा तो ये जाकर मुझको लूट लेगा। चुनाचे उसने जवाब दिया, मेरा कोई घर नहीं है। घर आकर बूढ़े ने सारा सोना अपनी बहू को दे दिया। हुसनाबाद ने ये सारी दौलत अंदर ले जाकर छुपा दी और फिर उसने अपने ससुर और शोहर से कहा, अब आप लोग जाकर 20-25 राज मजदूरों को ले आइए, हम यहाँ एक शहर तामीर कराएंगे। वो जाकर शहर से राज मजदूरों को ले आए। हुसनाबाद ने उन सब से कहा, आप लोग सब घर जाकर अपने अपने बीवी बच्चों को भी ले आएं। वो सब जाकर अपने बीवी बच्चों को ले आए तो शहर की तामीर का काम शुरू हो गया। हुसनाबाद की हिदायत पर राज मजदूरों ने सबसे पहले एक लंबी चौड़ी दीवार बनाना शुरू की। सब मजदूरों को उनके बाल बच्चों को रोज़ खाना खिलाया जाता और कुछ पैसे भी दिए जाते थे। हुसनाबाद ने उन सबको अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा दिए। हुसनाबाद की फ्याजी का हाल सुनकर हर तरफ से और भी मजदूर आने लगे। वो सबकी खूब आओ भगत करती, सबको खिलाती पिलाती और कपड़े बनवा कर देती थी। पास से गुजरने वाले राहगीर पूछते, ये दीवार कौन बनवा रहा है? इसको चरवाहे की बीवी बनवा रही है, मजदूर जवाब देते और पूछने वालों से कहते, काम करना हो तो तुम भी आ जाओ, यहाँ तुम्हें अच्छी मजदूरी मिलेगी और खाने पीने और पहनने को भी मिलेगा। 15 दिन के अंदर अंदर 5000 खानदानों के लोग वहाँ जमा हो गए। उन्होंने 3 महीनों के अंदर अंदर इतनी ज़मीन करके गिर्द दीवार खड़ी कर दी जिसकी लंबाई और चौड़ाई 10 दिनों में पूरी होती थी। इस दीवार में 12 दरवाजे बनाए गए। हर दरवाजे पर हुसनाबाद की तस्वीर लगाकर नीचे लिख दिया गया, इस शहर का नाम है हुसनाबाद। जिस किसी को रोटी कपड़े की ज़रूरत हो यहाँ आकर नौकरी करे। 1 साल के अंदर अंदर 75,000 खानदान बस गए। हुसनाबाद ने हर एक खानदान को दालान और कोठरी समेत एक अलग मकान बनवा दिया। शहर के हर एक दरवाजे पर 25 सिपाही खड़े कर दिए और उनको हुक्म दिया, जो आदमी देर तक मेरी तस्वीर को देखता रहे उसको पकड़कर मेरे पास लाया करो। इसलिए शहर की शोहरत शहर जरजान के बादशाह तक पहुंच गई। वो आग बगोला हो गया और गरज कर बोला, उस मुल्क में वो कौन है जिसको मेरी अजमत और सरवत पर हाथ उठाने की जुर्रत हुई है? ये कौन मेरी जागीर में शहर आबाद कर रहा है? उसकी जान की खैर नहीं।
मैं अभी जाकर उसका सर तन से जुदा किए देता हूँ। बादशाह शहर हुस्नाबाद पहुंचा और दरवाजे पर पहरेदारों को देखकर उनसे पूछा, ये शहर किसने बनवाया है? जिसकी ये तस्वीर है उसने बनवाया है, पहरेदारों ने जवाब दिया, और उन्होंने दरवाजे पर लगी हुई हुस्नाबाद की तस्वीर की तरफ इशारा किया। जब हम आपके हाल नौकरी करते थे तो आप हमारे बाल बच्चों की फिक्र करना तो दरकिनार, खुद हमको भी पेट भरकर खाने को नहीं देते थे, और हुस्नाबाद न सिर्फ हमारी बल्कि हमारे बाल बच्चों की भी खूब अच्छी तरह परवरिश कर रही है। वो हमें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं करने देती और हमारे बच्चों को पढ़ाती भी है। हमारे बहुत से बच्चे तरह तरह के हुनर सीख गए हैं। बादशाह ने हुस्नाबाद की तस्वीर देखी तो इस पर आशिक हो गया। वो शहर में दाखिल हुआ और महल में पहुंचा। हुस्नाबाद के सिपाहियों ने आकर उसको इत्तला दी, शहर जरजान का बादशाह आया है। उसने ये ख्वाहिश जाहिर की है कि आप उसकी बीवी बन जाएं। ये सुनकर हुस्नाबाद को गुस्सा आया और उसने हिदायत की कि बादशाह को अंदर लाया जाए। वो अंदर आया तो हुस्नाबाद ने उससे पूछा, अरे बादशाह, बताओ तो सही, तुम्हारी कितनी बीवियां हैं? मेरे 40 बीवियां हैं, बादशाह ने अकड़ कर जवाब दिया। 40 बीवियां हैं और अभी कुछ अरमान बाकी हैं, हुस्नाबाद ने तन से कहा। बादशाह जल ही तो गया। उसने कड़क कर कहा, अच्छा, तुम मुझे ताने भी देने लगी? तुम गदागर की ये हिम्मत! ये कहकर उसने अपनी तलवार खींच ली, लेकिन हुस्नाबाद के नौकर दौड़ कर आए और बादशाह को पकड़ लिया। उन्होंने उसके हाथ पांव जंजीरों में जकड़ दिए और ले जाकर जिंदान में डाल दिया। बादशाह का हशर देखकर मुल्क के बाशिंदे भी खुश हुए। उनके नुमाइंदे हुस्नाबाद के पास आए और उसे गुजारिश करने लगे कि शहर जरजान का नज़्मो नस्क चलाने का काम आप अपने ज़िम्मे ले लें। हुस्नाबाद राज़ी हो गई। चंद महीने गुजर गए। एक दिन एक दरवेश शहर हुस्नाबाद के दरवाजे पर आया और वो हुस्नाबाद की तस्वीर देखकर रो पड़ा। पहरेदार उसको पकड़कर मलका हुस्नाबाद के पास ले चले। हुस्नाबाद खिड़की में से देखकर उसको पहचान गई। ये बादशाह कारा शाह था जो हुस्नाबाद को अपनी बीवी बनाने के लिए बेताब था और उसको आराम व तफरीह के लिए सिर्फ एक दिन की मोहलत दी थी। हुस्नाबाद तख्त पर बैठ गई और अपने चेहरे पर नकाब डाल लिया। कारा शाह को अंदर लाया गया तो हुस्नाबाद ने उससे पूछा, दरवेश, तुम क्यों रो रहे हो? आप मेरी हकीर सी जान बख्श दें तो अर्ज़ करूं। दरवेश बोला। हुस्नाबाद, हाँ कहो, बख्श दी मैंने। दरवेश, मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी, उसका नाम हुस्नाबाद था। आज इस शहर के दरवाजे पर मैंने उसकी तस्वीर देखी। हुस्नाबाद, वो लड़की खुद कहाँ है? दरवेश, वो नहाने गई है और दरिया में डूब गई थी। मुझे भी यही बताया गया था, लेकिन अगर पता चला कि उसने मुझे धोखा दिया है, तनीज़ों को रिश्वत देकर भाग गई है, तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। मैं उसको जंगली घोड़े की दुम से बंधवा कर बियाबान में छोड़ दूंगा ताकि उस बदमाश के कांटों पर इस तरह घसीटता फिरे कि एक एक कांटे पर उसके जिस्म का एक टुकड़ा रह जाए। हुस्नाबाद, तुम्हारे आगे इसका कोई कसूर नहीं है, तुम उस पर गुस्सा मत करो। ये मेरी वही हुस्नाबाद तो नहीं है, बादशाह कारा ने सोचा, और उसने कपड़ों के अंदर छुपाई हुई अपनी तलवार निकाल ली और उसको हुस्नाबाद के सर के ऊपर करके गरजते हुए कहा, अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हारी सूरत देखना चाहता हूँ। लेकिन नौकर दौड़ कर आए और कारा शाह को पकड़कर जिंदान में डाल दिया। इसके बाद हुस्नाबाद ने अपने बड़े वजीर को बुलाया और उससे कहा, अब तुम ज़रा गिन कर तो देखो कि हमारी फ़ौज में कितने सिपाही हैं। वजीर ने हिसाब लगाया। मालूम हुआ कि कुल मिलाकर 7 लाख घुड़सवार और प्यादे हैं। उन सबको सफ़र के लिए तैयार कर लो। हुस्नाबाद ने वजीर को हिदायत की। 40 दिनों में फौज सफ़र के लिए तैयार हो गई। फिर हुस्नाबाद अपने चरवाहे शोहर के हमरा और अपनी फ़ौज को साथ लिए हुए अपने बाप की सल्तनत की तरफ चल पड़ी। सहराओं और बियाबानों से गुजरती, पहाड़ों और दरियाओं को पार करती, झीलों को पीछे छोड़ती हुई फ़ौज चलती रही, आगे बढ़ती रही। फ़ौज चलती रही। और आइए ज़रा हुस्नाबाद के जालिम बाप का हाल सुनिए। एक दिन उसने ख्वाब में देखा कि एक चील कहीं से उड़कर आई और उसको उठाकर ऊपर ले गई। आसमान और ज़मीन के बीच पहुंचकर चील रुक गई और उससे कहा, तू मेरा गुलाम बन जा, वरना मैं तेरी गर्दन तोड़ दूंगी। जालिम बादशाह ने चील से गिड़गिड़ा कर कहा, मेरा तख्त व ताज ले लो, मेरी सल्तनत और मेरा ख़जाना ले लो, मेरी जान बख्श दो।
چیل نے جواب دیا، تیری دولت اور سلطنت کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں تو تیری بیٹی حسن آباد کا خون پینا چاہتی ہوں۔ اپنی بیٹی کا نام سن کر بادشاہ رو پڑا۔ اتنے میں اچانک پہاڑ کے پیچھے سے حسن آباد نمودار ہوئی۔ اس کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی اور دوسرے ہاتھ میں سرخاب کے گوشت کے بنے ہوئے کباب کی سیخ۔ حسن آباد نے آ کر اپنی تلوار سے چیل کے 2 ٹکڑے کر دیے، ہاتھ بڑھا کر اپنے باپ کو کمر سے پکڑ لیا اور آہستہ سے نیچے لا کر زمین پر رکھ دیا۔ پھر اس نے کباب اپنے باپ کے ہاتھ میں تھما کر اس سے کہا، ابا جان، اگر مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہو تو اس کو معاف کر دیجئے۔ بادشاہ کی چیخ نکل گئی اور جاگ گیا۔ صبح کو اس نے 400 صلاح کاروں اور 40 وزیروں کو بلا لیا اور ان سے کہا، اگر تم میرے خواب کی تعمیر نہ بتا سکے تو میں تم کو کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بڑے وزیر نے کھڑے ہو کر کہا، اگر آپ میری جان بخش دیں تو میں آپ کے خواب کی تعمیر بتا دوں۔ ہاں بتاؤ، بادشاہ نے گرج کر کہا۔ بڑے وزیر نے کہا، جس چیل نے آپ کو اٹھا لیا تھا وہ کوئی دشمن ہے۔ جس وقت وہ ہمارے ملک پر قبضہ کر کے آپ کو قیدی بنا لے گا، اس وقت آپ کی بیٹی آ کر آپ کو آزاد کرا لے گی، لیکن آپ کے تخت و تاج کسی دوسرے کے ہاتھ میں چلے جائیں گے۔ جھوٹ! بادشاہ گرجا، میری سرکش بیٹی کو تو خاک میں ملے عرصہ ہو چکا ہے۔ ضرور تم مجھ کو ڈرا کر چین و آرام سے محروم کرنا چاہتے ہو۔ میں تم کو زندان میں ڈال دوں گا تاکہ میری بیٹی کے ساتھ تم بھی وہیں مر کھپ جاؤ۔ بادشاہ نے جلادوں کو بلا کر اپنے بڑے وزیر کو زندان میں ڈلوا دیا، لیکن اسی دن سے بادشاہ اپنا چین و آرام بالکل کھو بیٹھا۔ وہ راتوں کو ڈر کے مارے سو نہیں پاتا تھا، رات بھر اپنے بستر پر لوٹتا رہتا یا پھر اپنی خوابگاہ کے اندر ادھر ادھر گھومتا پھرتا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح کوئی زخمی جنگلی سور جھاڑیوں میں درد سے تڑپتا پھرے۔ ایک ہفتے کے بعد ایک ایلچی اس کے پاس آ پہنچا۔ اس نے آتے ہی اعلان کیا، شہر جرجان کا بادشاہ اپنے لشکر لے کر حملہ کرنے آ رہا ہے۔ جلدی سے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر اور سر جھکا کر اس کا استقبال کرو۔ اگر تم نے اپنے مرضی سے اپنی سلطنت کو اس کے حوالے نہ کیا تو پچھتاؤ گے۔ ہمارے بادشاہ نے تمہارے لیے سلام اور انعام بھیجا ہے۔ یہ کہہ کر ایلچی دوڑ کر بادشاہ کے پاس گیا اور اس کے منہ پر زور سے ایک تھپڑ مار دیا۔ وہ معافی مانگتا ہوا اپنے تخت کے پیچھے چھپ گیا۔ ایلچی چلا گیا تو اس نے تھر تھر کانپتے ہوئے اپنے وزیروں سے کہا، ایلچی کا یہ حال ہے تو بھلا اس بادشاہ کے سپاہی کیسے ہوں گے؟ اب کیا کیا جائے؟ کوئی مشورہ دو۔ ہم آپ کو کوئی مشورہ نہیں دے سکتے، وزیروں نے جواب دیا۔ ہم چاہے اچھا کہیں یا برا، ہر صورت میں آپ ہم کو قتل کرا دیں گے۔ آپ بڑے وزیر کو زندان سے نکالیں، وہ انعام و اکرام لے کر شہر جرجان کے بادشاہ کے پاس جائے، پھر جو ہوگا سو ہوگا۔ بادشاہ نے بڑے وزیر کو زندان سے نکالا اور اس سے کہا، تم ابھی شہر جرجان کے بادشاہ کے پاس چلے جاؤ اور دھورے تہرے ہو کر اس کو سلام کرو، اور اگر کہے تو میری سلطنت اسے دے دو۔ کل والے تھپڑ سے میرا گال ابھی تک دکھ رہا ہے۔ اگر اس نے کہا کہ بادشاہ کی جان لوں گا تو میں درویش کا ڈنڈا لے کر شہر سے نکل جاؤں گا، ویسے کوئی دوسرا تھپڑ اب میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ وزیر ہنس پڑا اور اس نے بادشاہ سے کہا، جب میں نے آپ کے خواب کی تعبیر بتائی تھی تو آپ کو غصہ آ گیا تھا، اب بتائیے میں نے سچ کہا تھا کہ جھوٹ؟ آپ دشمن آئے گا، وہ آپ کو کسی جنگلی گھوڑے کی دم سے باندھ کر گھوڑے کے بیابانوں کی طرف ہانک دے گا، گھوڑوں کو کانٹوں پر گھسیٹتا پھرے گا اور آپ ایک کتے کی موت مر جائیں گے۔ بادشاہ کیچڑ میں پھنسے ہوئے گدھے کی طرح گردن جھکائے چپ رہ گیا۔ بڑا وزیر قیمتی سوغات لے کر چل پڑا۔ راستے میں اس نے شہر جرجان کے بادشاہ کے نام ایک خط لکھا اور نیچے اپنا نام درج کر کے اپنے ایلچی کے ہاتھ بھیج دیا۔ وہ خط حسن آباد کو مل گیا۔ خط پڑھنے کے بعد حسن آباد نے بڑے وزیر کو اپنے پاس طلب کیا۔ وزیر نے اندر آ کر بہت جھک کر سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ اس نے ادھر ادھر نظر ڈالی تو دیکھا کہ سامنے بادشاہ بیٹھا ہے۔ یہ حسن آباد کا شوہر چرواہا تھا۔ تخت کے ارد گرد 40 سپاہی بادشاہ کے اشارے کے منتظر ہاتھ باندھے کھڑے تھے اور تخت کے ایک طرف کوئی منہ پر نقاب ڈالے بیٹھا ہوا ہے۔ اے بڑے وزیر، اس نقاب والے شخص نے کہا، تمہیں اکیلے ہماری چھاؤنی میں آتے ہوئے ڈر نہیں لگا؟ یہاں تمہاری حمایت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اگر میں تم کو مار ڈالوں تو؟ بڑے وزیر نے حسن آباد کی آواز کو پہچان لیا۔ اس نے فوراً جواب دیا،
جس کو خود ہی موت کے منہ سے بچایا ہو، کوئی اس سے کیوں ڈرے؟ اب حسن آباد نے اپنے منہ کا نقاب اٹھا لیا اور اٹھ کر بڑے وزیر کے پاس آئی۔ اے میرے محسن، اے نیک دل انسان، اس نے وزیر سے مخاطب ہو کر کہا، آپ ہی کی بدولت میں آج تک زندہ ہوں۔ اگر میں اپنے باپ کی سلطنت آپ کے حوالے کر دوں تو کیا آپ اس کا نظم و نسق عدل اور انصاف سے چلائیں گے؟ ارے بیٹی، میں تو اب بوڑھا ہو چکا ہوں، بڑے وزیر نے جواب دیا۔ اگر تم نے یہ مملکت میرے حوالے کی تو میں اسے اس شخص کو سونپ دوں گا جو میرے سامنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ حسن آباد اپنی فوج کو لے کر شہر میں داخل ہوئی۔ بادشاہ کی تلاش کی جانے لگی، لیکن وہ کہیں بھی نہ ملا۔ وہ تو ڈر کے مارے اس دن سے بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد کبھی اس نے اس کو نہیں دیکھا۔ حسن آباد اپنے چرواہے شوہر کے ساتھ مل کر ملک پر حکومت کرنے لگی۔ جتنے بے گناہ زندان میں پڑے ہوئے تھے اس نے ان سب کو آزاد کر دیا۔ ان میں سے معتد کو اس نے مختلف شہروں کے حاکم مقرر کر دیا۔ اس طرح حسن آباد اپنی مرادیں پا گئی۔ پیارے دوستو، اگر سٹوری پسند آئی ہو تو سٹوری کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ جزاک اللہ۔